जय उत्तराखंड साथियों। जय उत्तराखंड जी, जय उत्तराखंड। अ, मैं आपको आज अध्यक्ष जी हमारे पुकारना चाहूंगा। जी मैं आपको अध्यक्ष जी पुकारना चाहूंगा। सर, जी। मैं सभी साथियों का, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। और आज आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वनयू के टीम से ही कोटद्वार क्षेत्र से रॉकी पंत जी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है वो 34 वर्षों के बाद चेंज हुई है, और जिसपे एक तरीके से जो कैबिनेट है उन्होंने मोहर भी लगा दी है। अब उससे संबंधित रूल रेगुलेशंस बनेंगे, आगे इंप्लीमेंट होगा। तो आखिर ये शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसके हमारे बच्चों पे, जो जो बेसिकली हमारे छात्र हैं, अभिभावकों पे, शिक्षकों पे, स्कूल कॉलेजेस में और रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या इफेक्ट किस किस तरीके से पड़ेंगे, इन सभी के ऊपर आज हम एक अहम चर्चा करेंगे रॉकी पंत जी के साथ, जिन्होंने इस नीति को स्टडी किया और हमारे साथ बहुत ही सुंदर एक प्रेजेंटेशन भी शेयर करी। हमारे बेसिकली हमारे उत्तराखंड में जो अभी शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से हो सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर, इन सभी सवालों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में आज की। धन्यवाद। और मैं आपसे चाहूंगा सर, आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को जो जानना चाहेंगे आप इस क्षेत्र में। जी साथियों, मेरा नाम राकेश कुमार पंत है और प्यार से सही मुझे रॉकी पंत कहते हैं। तो इससे पहले, मैं कोटद्वार आने से पहले, मेरा जन्म शिलोंग में हुआ था। मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे और 1975 में वो दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने अपनी जो स्कूली प्रारंभिक शिक्षा शिलोंग में करी, डॉन बॉस्को में। उसके बाद हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, कुछ पढ़ाई मैंने दिल्ली में करी। फिर एकेश्वर के पास मेरा गढ़वाल में गाँव है, वहाँ पे कुछ 1 साल रहा मैं। उसके बाद बाकी की शिक्षा मैंने कोटद्वार में करी और दिल्ली में करी। इसके बाद मैंने 21 वर्षों तक भारत के विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियों में काम किया, टेलीकॉम में काम किया, राजस्थान में काम किया, टाटा में काम किया, एयरटेल में काम किया, वोडाफोन में काम किया और एमटीएस में काम किया, और लास्ट में रिलायंस में था। और रिलायंस में आई वाज हेडिंग महाराष्ट्र एंड मुंबई सर्कल बिजनेस हेड फॉर रिटेल बिजनेस। मैं उसका रिटेल बिजनेस हेड करता था। उससे पहले मैं राजस्थान में था, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टर था सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 21-22 साल की जर्नी रही है। तो 2017 में सोचा कि हम अपने वापस जाएं, उत्तराखंड को कुछ दें, काफी कुछ कर लिया है। फिर आके मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट सेटअप किया, रेस्टोरेंट बार, जो 4000 स्क्वायर फीट में कोटद्वार में है। और अभी मैं आप उसी अपने छोटा सा हॉल, मेरा बैंकेट हॉल है, वहीं से मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये तो मेरा छोटा सा परिचय था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी आपका। और छोटी सी जानकारी आपको, बेसिकली वनयू के टीम के साथ मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि पंत जी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र में जानकारियां शेयर करते हैं अपने स्तर पे। हमारे हर टीम के साथ हमारी जो एजुकेशन की एक हमने अलग विंग बना रखी है, उसमें भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपना जिस तरीके से भी हो सकता है अपना हर संभव प्रयास करते हैं लोगों को जानकारी देने का और जागरूक करने का। और जैसे ही कल ये शिक्षा नीति हम लोगों के पास इसकी जानकारी आई, तो पंत जी ने इनिशिएटिव लेके कहा कि हमें बहुत जरूरत है इस समय इस नीति से हमारे बच्चों पे, जो मैंने अभी बताया भी कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बदलाव आएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पंत जी शुरू करते हैं अपने कुछ सवालों को लेके। सबसे पहला सवाल सर ये होगा कि जो जो बेसिकली आज की हमारी शिक्षा नीति है, जो अभी चल रहा है, नई की बात नहीं कर रहा, जो अभी चल रहा है, इसकी समस्याएं क्या है? जो वर्तमान में शिक्षा नीति है, मैं अब 1 मिनट का आपके साथ मैं चाहूंगा पहले हम उत्तराखंड के बारे एक स्नैपशॉट का बात कर लें। हमारे उत्तराखंड में आज की डेट में क्या इंफ्रा है, फिर हम प्रश्न पे आते हैं।
आप आपके परमिशन हो तो मैं कुछ बात करें इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, परमिशन की जी, नहीं नहीं, वैसे आप कंडक्ट कर, ठीक है। तो मैं उत्तराखंड के बारे में छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा उत्तराखंड का है, हमारे यहाँ पे 20,000 आंगनबाड़ियां हैं, जी मगर उसका कोई धनी धौरी एक राजस्थानी में से कोई है नहीं। 20,000 मतलब हमारे पास जो इंटर कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल से 12वीं तक के स्कूल से, वो 20,000 है उत्तराखंड बोर्ड के। और जो हमारे पास आंगनबाड़ी है वो 20,000 है। उसके ऊपर हमारे पास सीबीएसई के स्कूल्स हैं उत्तराखंड में, 637 है। आईसीएससी की इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज है। और मेरा जो सबसे मेरे को हुआ है कि हमारा आंगनबाड़ी और उत्तराखंड बोर्ड के जो स्कूल है ना, वो बराबर है। पर आंगनबाड़ी से कितने बच्चे जाते हैं, क्योंकि आने वाला जो नई शिक्षा नीति है उसमें बाल निकेतन जो है, आंगनबाड़ी सबके लिए, हमारे लिए बाल निकेतन होगी। जी और दूसरा मैं कहता हूँ, हमारे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं मैनेजमेंट, हमारा अल्मोड़ा में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। वैसा कोई होगा पर अप्रूव्ड और एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है। बागेश्वर में नहीं है, चमोली में नहीं है, चंपावत में नहीं है, और रुद्रप्रयाग में नहीं है। इसी तरह से हमारे नर्सिंग कॉलेज हैं, हमारे पास 35 नर्सिंग कॉलेज पूरे उत्तराखंड में है। मगर अफसोस, हमारा बागेश्वर में अप्रूव्ड नर्सिंग होम जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सरकार, भारत सरकार का है, प्राइवेट चल रहा होगा मैं नहीं कहता उसमें कैसा चल रहा है। चमोली में 1 है, चंपावत में फिर 0 है, ऐसे रुद्रप्रयाग में 0 है, और उत्तरकाशी में भी 0 है। तो बड़े दुखद है। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डेटा आपसे शेयर किया है, ये जी थोड़ा वैसा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमारे पास केवल 12 है। हमारी 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। मेरा मानना है जो ट्रीटमेंट होता है ना, मेडिकल कॉलेज में ही होता है, हॉस्पिटल में नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? मेडिकल कॉलेज में पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं। तो ये बड़ा मतलब विडंबना की बात है कि हमारे पास आंगनबाड़ी इतने सारी हैं, क्योंकि सरकार इनको चला रही है। इसमें कोई, हम जी लोगों को, उत्तराखंड यूकेटी टीम को, हमको ना इसमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी चल रही है, वास्तव में वहाँ बच्चे आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो 20,000 आंगनबाड़ी चल रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारे हैं उधम सिंह नगर में, 2387 है वहां पे हमारे आंगनबाड़ी। और देहरादून में 1907, देहरादून जबकि हमारा शहरी क्षेत्र है, पर 1907 आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, भगवान मालिक है इसका। ऐसे ही मैं हरिद्वार में 3,180 चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। अब इसके बाद मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, जो आपका जो प्रश्न था कि कैसे, क्योंकि जो हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति जो थी 1986 की, जो 34 वर्ष थी, उसमें कहीं भी वोकेशनल एजुकेशन को जिक्र नहीं था। वोकेशनल इंस्टीट्यूट थे, वोकेशनल डिपार्टमेंट थे, 5-6 डिपार्टमेंट बना दिए थे, मगर वोकेशनल ट्रेनिंग नाम पे कुछ नहीं होता था। 86 से पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, स्कूल में पुस्तक कला पढ़ाई जाती थी। 86 से पहले जो था उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छी होती थी, पुस्तक कला एक विषय होता था। वहां बच्चों को सिखाया था कैसे पुस्तक क्या बनानी है, कैसे बनानी है, दीवारगरी कैसे बनानी। पर 86 के बाद क्या भट्टा बैठ गया इसका। कोई भी क्या बोलते हैं इसको, जो वोकेशनल नाम की होती है ना, नहीं है, जो कि नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छा है। अब मैं 6ठी का बच्चा मेरा है, शादी का बच्चा है, 7 दिन के लिए जाएगा वो, कोई लॉन्ड्री कैसे होती है, जाके सीख लेगा लॉन्ड्री की कैसे चलती दुकान। अब उसको प्लम्बर नहीं आता। अब हमको, आज मैं हूँ या ये बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनको नहीं पता प्लम्बर रिंच कैसे पकड़ना है, उनको नहीं पता रिंच कैसे पकड़ना है। तो आप आज नई शिक्षा नीति में क्या हो गया, कल आप घर के छोटे बड़े काम, आप किसी को, जो नई शिक्षा नीति आई ये बताती है, ये दर्शाती है, और ये इसमें कहा गया है कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप प्लम्बर है तो आपके घर में आपके रिंच है ना, आप अपना नल कस सकते हैं। पानी गिर गया, बर्बाद हो गया, समय नहीं है, पड़ोसी हल्ला कर रहा है, सब आप खुद कर सकते हैं। आपको 8वीं मतलब 6वीं में पढ़ रहे हैं, आपको जाना है, ट्रेनिंग करना है, 10 दिन की इंटर्नशिप लेनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, आप इलेक्ट्रिसिटी की दुकान में जाइए, किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ जाइए, आपके घर का आप कर सकते हैं। ये क्या है, आपको आत्मनिर्भर जो है ना बनाता है। आप अपने घर का छोटा मोटा बिजली का काम कर सकते हैं, आप प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री कैसे करनी है, बहुत सारी और भी चीजें हैं इसमें, यही चीजें नहीं है। तो अब जो भी अपने दैनिक दिनचर्या में जो आती है, घर में काम आती है, समाज में जो काम आती है, सोसाइटी में जो काम आती है, सारी वोकेशनल के अंदर में आती है। छोटी प्लम्बिंग हो गया, मैं तो कह रहा हूँ मोची का काम भी आना चाहिए आपको, चिकने का, प्रेस करना कैसे प्रेस करना है। आज बच्चों को प्रेस करना नहीं आता है, ये भी वहां पे आप लॉन्ड्री पे जाइए, आप कैसे प्रेस करनी, ये सारी चीज समाहित की गई है, जो कि आने वाले एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। आज बच्चा 11वीं करके जाता है इंजीनियरिंग करने के लिए, 12वीं करके जाता है, उनके माँ बाप को क्या चिंता होती है, मेरे बेटे को ना कपड़े धोने नहीं आते, मेरे बेटे को क्या प्रेस करने नहीं आती, हॉस्टल में रह कैसे करेगा। अब यहाँ पे क्या है, आप
जाइए कुकिंग कीजिए, आप कुकिंग सीखिए। आप आधे से ज्यादा माँ बाप को चिंता होती है कि मेरा बेटा 12वीं के बाद बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, खाना क्या खाएगा ये। तो बच्चा क्या करता है, जंक फूड खाता है, कुरकुरे खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, बिस्किट खाता है। उससे क्या होता है, शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नई शिक्षा नीति आपको मौका देती है, आप जाइए स्कूल के दौरान 10 दिन 20 दिन जाइए, आप कुकिंग सीखिए, जाके कुकिंग क्लासेस कीजिए, जो कि आपके खुद के जीवन में आपको कुछ सिखाएगा। दूसरा, इस स्थिति में जो बड़ी बात क्या है, अब आपको ध्यान होगा, एक सूरत में आग लगा था, ट्यूशन इंस्टीट्यूट था, उसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, 3-4 साल पहले की बात है। तो उसमें जो बच्चे मारे गए, जब उनका रिसर्च किया गया, वो बच्चे क्यों मारे गए, आग से नहीं मरे, वो धुआं से मरे। उनको लाइफ सेविंग ट्रेनिंग कभी दी नहीं हमने, वोकेशनल ट्रेनिंग कभी दी नहीं है। नई शिक्षा नीति में क्या होगा कि अब आग लग गई है, आपको अपने आप को कैसे बचाना है, नीचे लेट जाना है, खड़ा रहना है, फ्लेम से कैसे बचना है, गीला कपड़ा लगाना है, ये कभी हमको आज से पहले कभी नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें सब सिखाया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट आपको कैसे करना, भूकंप आ गया है उसकी आपको, आज हमारे यहाँ पे कोई शिक्षा नहीं है, आज हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई शिक्षा स्कूल में नहीं जाती, मगर इस वोकेशनल ट्रेनिंग में जो नई शिक्षा नीति आई, सारी चीजें बताई जाएंगी, आपको बच्चों को समझाई जाएंगी कि आप अपना आत्मनिर्भर बने, आपको क्या करना आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि वहां पे आग लग गई थी, बच्चे दम घुटने से मर गए थे, अब उनको पता नहीं था कि मुंह पे कपड़ा बांध दिया, गीला कपड़ा बांध दे तो धुएं से उनका दम नहीं घुटेगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत सारी मायने करती है। तो सबसे बड़ा महत्व है कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाती हैं, आप अपने बारे में खुद सोच सकते हैं, अपने लिए जो कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है छोटे मोटे काम के लिए। आपका नल खराब, जैसे मैंने बताया, खराब हो गया, आप ठीक कर सकते हैं, बिजली है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा फायदा तो मैं देखता हूँ। दूसरा दूसरा आप इसको पूछे पर्सनली, मैं तो बड़ी ईर्ष्या हो रही है मेरे को आज, बहुत ईर्ष्या है मेरे को कि क्योंकि आपके हमारे टाइम टाइम पे। पे क्यों नहीं था, क्यों नहीं हुआ ये। बिल्कुल। क्योंकि मैं चलिए। बीएससी कर रहा था, जी। मैं बीएससी कर रहा था, तो मैंने बीएससी ड्रॉप कर दिया था फोर्थ ईयर में। मैंने कहा आप डिफरेंट करेंगे, अपन लेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। तो पता चला हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप ले नहीं सकते। जो शिक्षा नीति 1986 की थी, आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। पर आज बड़ी खुशी हो रही है कि नई शिक्षा नीति में आप डिट्यूर ले सकते हैं। आपने छोड़ दिया 1 साल के लिए, भाई आपने बीए किया, छोड़ दिया मैंने, या तो मैं इतिहास पढ़ूंगा, भूगोल पढ़ूंगा, संगीत पढ़ूंगा। उसमें सबसे अच्छा उपाय किया क्या गवर्नमेंट ने, आप कीजिए, आप बीटेक कर रहे हैं, आप 1 साल कीजिए, अपनी अगले साल आपका इच्छा की नहीं, अगले साल में तो क्या हूँ, संगीत सीखूंगा। तो बीटेक का आपका 1 साल का 6 महीने आपने किया, वो आपका एबीसी, 2 टर्म मेरे को बड़े अच्छे लगे इसमें, एबीसी और मिमी। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, आप जा सकते, मिमी मतलब मल्टीपल एंट्री या मल्टीपल एग्जिट, और एबीसी, एबीसी है अपना एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट, जो कि आपने 6 महीने पढ़ाई किया, आपने नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा, कुछ और पढ़ रहा हूँ, आपने 6 महीने पढ़ाई किया, आपका जो असेसमेंट हुआ है वो आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा होंगे, वो डिजिटल होगा और जिंदगी भर का रिकॉर्ड रहेगा। आपने 1.5 साल लगाया, आपने हॉबी पूरी की, वापस आए, आपने पढ़ाई शुरू कर दी, जैसे आपने शुरू की तो आपके जो मार्क्स आपके एबीसी में थे वो आपके उसमें जुड़ जाएंगे। अभी तक क्या था कि नहीं भाई, तो इतिहास पढ़ना तो इतिहास पढ़ेगा, बीटेक करना बीटेक करेगा, तुम और कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको खाली एक चीज करना। अब यहाँ पे क्या, मल्टीपल एंट्री मिमी जो है, एमई मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, आप ये कर लीजिए। लिमिटेड टाइम है उसका, ऐसा नहीं कि आप 10 साल बाद आ रहे हैं, उसका एक लिमिटेड टाइम होगा जो अभी पॉलिसी के अंदर आएगा, डिटेल में नहीं है अभी, तो खाली टेबलेट जो गवर्नमेंट ने करी है, और उस पर डिस्कस भी काफी होगा, बहुत सारे चेंजेस भी होंगे। ये चीजें बड़े, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है। पंजी, इसमें बेसिकली जो अभी आपने समस्या बताई, जो जो मैं समझा, और शायद हमारे जो साथी हैं, जुड़े हुए साथी, उनको समझाने का प्रयास जो आपने किया, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे लेवल पे आपने एक्सप्लेन किया है। मैं इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ करना चाहूंगा ताकि साथी अभी जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो बात यह है कि आज हमारे उत्तराखंड की शिक्षा नीति की अगर बात करें तो आंगनबाड़ियों की जो संख्या है वो करीब 20,000 के पार है, और जो हमारे स्कूल्स हैं वो करीब हमारे 24,000, 23,000, 24,000, हम सारे जिलों की बात कर रहे हैं, 24,000 के लगभग हमारे। और सीबीएसई हमारी 637 है, आईसीएसई हमारे पास 91 है पूरे उत्तराखंड में सारे जिलों को लेके, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हमारे पास है 31 है,
मैनेजमेंट कॉलेजेस 13 और यूएनआई 21 है, नर्सिंग पास 35 यूनिवर्सिटीज और है, मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास केवल 12 हैं। तो ये अभी की सिचुएशन है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम जो है तराई क्षेत्रों में है, पहाड़ों में जो थे वो भी बंद हो चुके हैं, काफी जगह पे स्कूल्स बंद हो चुके हैं। और मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा, कल हमारे साथ जुड़ेंगे वन यूके टीम का जो हमारा शनिवार का होता है, भास्कर जोशी जी अल्मोड़ा से। वो एक हमारे लिए उदाहरण होंगे और अपने उत्तराखंड के लिए एक उदाहरण है। एक शिक्षक ऐसे भी हमारे उत्तराखंड से, आप सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि आप जरूर जुड़े और देखिए कि किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है इन दुर्गम क्षेत्रों पे काम करने के लिए। बाकी आज की चर्चा हमारी जारी रहेगी। इसके साथ मैं पंजी से चाहूंगा, जो हमने बात करी कि आज की जो शिक्षा नीति की समस्याएं क्या हैं, तो जो मैं भी अगर एक अपनी तरफ से इसमें बात रखना चाहूंगा कि आज की शिक्षा नीति में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो क्वालिटी की है। आप देखिए कि हमारे पास ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इवन पीएचडी भी हैं। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज से आता हूं और जब मैं जॉब पे जाता हूं या जब मैं जानकारी पे जाता हूं, जब प्रैक्टिकली पे आता हूं, तो वहां पे एक तरीके से मेरा जीरो हो जाता है। वहां पे मुझे शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो समझ नहीं आता कि मेरी क्वालिटी जो एजुकेशन है, हम क्या करते हैं, हमारा जोर होता है कि केवल हमें सर्टिफिकेट या मार्कशीट चाहिए, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, मेरे को ज्ञान क्या मिला इस पे फोकस नहीं है। और ये केवल मेरी बात नहीं है, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है इस इन्वायरमेंट की, इस समाज की। और इन्हीं मुद्दों को देखते हुए जो मुझे लगता है नई शिक्षा नीति आई हुई है कि हम किस तरीके से बच्चों में ये कैपेबिलिटी डालें कि वो अपनी शिक्षा जो है उसको क्वालिटी उसमें इंप्रूव हो सके। मैं किस क्षेत्र में जाना चाहता हूं, तो इन्हीं के साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। एक क्वेश्चंस है दिनेश बिश जी का हमारे साथ। मैं अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो पंजी, क्या ये शिक्षा नीति में कोई 50 वर्ष का व्यक्ति पीएचडी कर सकता है यदि उसने 30 वर्ष की आयु में एमए किया था? नई शिक्षा नीति में तो क्या है, बहुत सिंपल है। देखो, मैं और जैसे आप सबको पता है, आपने अखबार में पढ़ा होगा, जो नई शिक्षा नीति 5334 है। 4 क्या है? 5 साल फाउंडेशन है। थोड़ा इसको पंजी माफी चाहता हूँ, ये 533 प्लस 4 है, राइट? जी हाँ, 533 प्लस 4 बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको एलोरेट थोड़ा सा बिल्कुल मैं करता हूँ। 5 इयर्स का जो है बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है जिसमें 3 साल की प्री प्राइमरी है। आपको खाली खेलना कूदना है, बच्चों को कुछ नहीं करना है। और उसके बाद फर्स्ट सेकंड ग्रेड होगा आपका, जो फर्स्ट 3 साल का होगा, ये खाली खेलना कूदना है। उसके बाद जो आपका चौथा और 5वां साल है वो क्रिटिकल है। उसमें क्या करेगा, जो पॉलिसी क्या बोलती है कि बच्चों को हमने लिटरेसी उसको न्यूमेरिकली उसको हिसाब करना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट जो करेंगे वो 3 साल के बाद करेंगे। बेसिक जी, उस चीज पे फोकस रहेगा इन 2 सालों में। हाँ, कि वो और वो समझ बिल्कुल कि नंबर क्या है और पढ़ने का क्या है, किस तरीके से। मतलब लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब पढ़ सके, लिख सके और न्यूमरेसी हिसाब किताब जोड़ सके, कर सके। तो ये आपको मतलब पहले 5 साल में मिल रहा है, जो आज तक था नहीं। आज तक हमने देखा 5वीं पास है, लोग क्या शर्म करते थे, अंगूठा लगाते नहीं पढ़ा लिखा नहीं। 5वीं पास होते थे लोग, 10वीं पास सर्टिफिकेट होता था और साइन करना नहीं आते थे। इसका जो हो गया, इसका 3 ईयर प्रिपरेटरी स्टेज है, ग्रेड 3 से 5 का। यहाँ पे आपके तीसरे साल के बाद की किताबें आएंगी। पहले तो आप खेलकूद है, डांस के माध्यम से समझाएगा, पढ़ाया जाएगा। 3 ईयर के बाद, 3rd ईयर के बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज है, वहां पे आपकी टेक्स्ट बुक एंटर करती है। कोई टेक्स्ट बुक नहीं है इसमें। उसका रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज, फिजिकल एक्शन क्या करना है, गुड टच, बैड टच, सोशल कैसा आपको बिहेव करना, क्या करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट में क्या है आपको, अब जो स्ट्रीम सिस्टम था ना, आर्ट साइड, साइंस साइड सब खत्म कर रहे हैं यहाँ पे।
स्ट्रीम्स बिल्कुल हटा दिए हैं यहाँ पे। इसमें क्या होगा, जैसे आप थर्ड ईयर के बाद अपना कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ाई होगी आपकी, एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई होगी। अब यहाँ पे यहाँ तक है कि अगर अब 6वीं में बच्चा है वो कोडिंग कर सकता है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन 2-3 कंट्रीज में होता है, इंक्लूडिंग चाइना। बाकी आप इंडिया में 6 साल का 6वीं का बच्चा कोडिंग पर ये शिक्षा इसको हमको अलाउ करती है कि 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ब्रिलियंट है, कोडिंग करेगा, उसको ले जाएगी कंपनी, ले जाएगी गवर्नमेंट, उसका ध्यान रखेगी, उसको पढ़ाएगी लिखाएगी। पर आज से पहले हमारा 6वीं का बच्चा होता था, बड़ी दिक्कत होती थी। आज भी हमारे इंडिया में कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12 साल में ग्रेजुएशन किया, 13 साल में, गिनती के 8, 10, 12 लोग हैं। पर ये शिक्षा नीति हमको कि आप 6वीं कर लो, अपना जो अपना हुनर है दिखाओ, उसमें कोडिंग करो, रिसर्च करो और नई चीज ईजाद करो, आगे निकलो। इसके बाद आता है 4th या सेकेंडरी स्टेज में, मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कोई एक चीज नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी, साइंस भी है, फिक्शन भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको। तो सर यहाँ पे जो आपने बताया मतलब ना कि स्ट्रीम का पार्ट खत्म हो जाएगा, स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स, ये खत्म हो जाएगा। तो फिर जैसे मैं जो आज की डेट में समझा हूँ, 5-6 मतलब मैं 8वीं तक क्या होता था कि 8वीं तक जब मैं गांव में पढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे मेरे को सारे सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने पड़ते थे, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, सारा। जबकि मेरा इंटरेस्ट शायद और चीजों में नहीं था, मेरा मैथ्स और साइंस में था, क्योंकि मुझे उसी लाइन में जाना था। लेकिन मुझे सारी चीजें पढ़नी पड़ती है एक तरीके से। तो क्या वो ये चीज हट जाएंगी, या फिर जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रीमिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो अब मेरे को साइंस साइड में पढ़ना था, तो क्या मुझे उसमें कॉमर्स भी पढ़ना पड़ेगा या आर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा? सारी चीजें तो मिक्सअप नहीं हो जाएंगी इसकी वजह से? बहुत नहीं, जैसे 12वीं करके बच्चा निकलेगा ना, तो ये शिक्षा नीति ये बोलती है अगर लड़के ने 12वीं करके बाहर निकलता है ना, तो वो किसी एक चीज में हुनरमंद है, किसी एक चीज को एक्सपर्ट है। वो 12वीं करके तो निकलता है ना सर, एक्चुअली वो एक्सपर्ट है, उसको पता। जी माफी चाहता हूँ। देखिए, बच्चे को समझ कब आती है? जब मैं गांव से आया था 12वीं करके, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे आगे करना क्या है। तो जो आगे की जो समझ है ना कि बच्चा इस क्षेत्र में बेटर होगा, या फिर इसको ये लाइन चूज करनी पड़ती है। मतलब एज ए चाइल्ड मैं तो इस एज पे नहीं समझ पाऊंगा कि मेरे लिए बेटर क्या है। मैं क्या देखता हूँ कि माहौल अपना बाहर का, मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, मैं उसी लाइन में चले जाता हूँ, भले मेरी एक्सपर्टीज उसमें है या नहीं है। तो इस चीज को ग्रैब करने के लिए, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा कौन सा स्टेज, किस स्टेज में ये चीज आइडेंटिफाई? बहुत सुंदर, इस पे मैं आने वाला था। ये मेरा बेसिकली इस जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ना, इसमें जो आंसर है, इसकी वजह से मैंने आपको शायद ग्रुप में लिखा था कि अपॉर्चुनिटी है। 12वीं के बाद हर कोई हुनरमंद होगा, एक चीज होगा। अब बड़ा क्रिटिकल रोल आता है काउंसलर का। बहुत सारे काउंसलर्स हायर होंगे, वो आपकी क्या दक्षता, आपने 12वीं में आपका क्या दक्षता है, आपके पास किस चीज में आप मास्टरी है, किस चीज में आप कौशल हैं, निपुण हैं, उस पे काउंसलर आपको काउंसलिंग करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपका जो रिकॉर्ड है ये बताता है, आपका रुझान ये है, हम काउंसलिंग करके आपको ये करना चाहिए। वहाँ पे काउंसलिंग होगी, जिसका कि एक बहुत बड़ा रोल, जैसे कि हमने कहा कि 30,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, 20, मैं तो कहता हूँ सारे लगा के 30,000 मान लेते एक बार के। 30,000 स्कूल्स में कितने काउंसलर की वैकेंसी निकलेगी एक बार के लिए? तो मैं कहता हूँ 50% मान लें, कम से कम 10 से 15,000 काउंसलर की वैकेंसी निकलने वाली है। और मैं सभी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं और हमारे जो टीम के लोग हैं, मैं सबको कहूंगा कि जाके सबको कहें कि काउंसलिंग में जाके मैनेजमेंट कोर्स करें, डिप्लोमा करें, ताकि नौकरियां मिलेंगी। आज ही काउंसलिंग में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, काउंसलिंग के 6 महीने का कोर्स होता है, साल भर का कोर्स होता है, और बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं। मैं कह रहा हूँ उनको करना चाहिए वो, क्योंकि शिक्षा नीति जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगी 2022 से, अभी सेशन शुरू होना था, तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो अक्टूबर नवंबर से सेशन शुरू होगा। जैसे सेफ लेके तो सब कुछ आता रहेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था, जिसने मेरे को प्रेरित किया था मैसेज लिखने को ग्रुप में, काउंसलिंग के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। हमारे उत्तराखंडी भाइयों को और बहनों को चाहिए कि वो जाके काउंसलिंग के ढूंढे, तलाश करें, तपास करें, तो उनको क्या कोर्स करना है, वो करना चाहिए उनका। अब मैं वापस आता हूँ जो कह रहा था 12वीं, आपके क्वेश्चन पे। 12वीं के बाद आप निपुण हो जाएगा, काउंसिलर होंगे ना, आप कहते हैं हमको पता नहीं था, क्योंकि हमारे जमाने में काउंसिलर्स नहीं होते थे। आई होप आई एम मेकिंग, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन को।
हमारे जमाने में काउंसलर्स नहीं होते थे, अभी क्या काउंसलर्स होंगे, वो काउंसलिंग करेंगे आपको, एकेडमिक रिकॉर्ड देख के, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देख के आपको बताएंगे आपको ये करना चाहिए, तो काउंसलिंग करेंगे। फिर जो दिनेश जी का सवाल था, अब मैं उस पर आता हूँ। अब ग्रेजुएशन पहले 3 साल का था, अभी भी 3 साल का है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सब लोगों ने न्यूज में पढ़ा है, अखबार में पढ़ा है कि आप फर्स्ट ईयर करेंगे और सेकंड ईयर नहीं करना चाह रहे, आप घर को सपोर्ट करना, नौकरी करना, ये करना वो करना है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप आए, चलो मैं कर लेता हूँ, फिर आपने स्टिपुलेटेड टाइम में आप आए, आपने सेकंड ईयर किया, फिर आपको डिप्लोमा मिल गया, फिर आप थर्ड ईयर में आए, फिर चले गए बाहर के, फिर आप थर्ड ईयर किया, आपको डिग्री मिल गई। पहले क्या होता था, जब बीए फर्स्ट ईयर किया, ग्रेजुएट नहीं हो, कोई सर्टिफिकेट होता, पर इस नई शिक्षा नीति में ये है कि आपने बीए या बीकॉम या बीएससी या बीटेक किया फर्स्ट ईयर, तो आपको बीटेक सर्टिफिकेट है। सेकेंड ईयर किया है, थर्ड ईयर नहीं कर पाया किसी वजह से, बाद में करेंगे, आपके पास डिप्लोमा है बीटेक का। थर्ड ईयर करते हैं आप, आपके पास डिग्री है। अब रिसर्च वगैरह करते थे पहले, आप फोर्थ ईयर का निकालते हैं, आप बीए अगर 4 साल का करता है तो चौथा साल है वो रिसर्च का है। तो जो दिनेश जी ने पूछा कर सकता है, वो बीए के साथ ही अपना रिसर्च, चौथे अगर 4 साल का बीए करता है, 4 साल का बीटेक करता है, उसकी रिसर्च हो गई है। और एमफिल था, जो एमफिल जो करते थे वो खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, दैट इज स्क्रैप कर दिया उसको, स्क्रैप कर दिया, राइट। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी। एमफिल नहीं करना आपको, आप चौथे साल में आपको रिसर्च मिल रहा है। जी जी, मास्टरी के बाद बेसिकली मैं पीएचडी सीधे कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी रिसर्च तो आपके थर्ड ईयर के आपने कर सकते हो उसमें, बाकी उसके बाद आप, फिर उसके बाद तो आपको काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है ना, जब आपने रिसर्च कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर तो आपकी एक लाइन बन गई ना, आपने बीएससी बीटेक किया, तो आपको पता आपका इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर बनना है, कंप्यूटर बनना है, इलेक्ट्रॉनिक बनना है, वो आपने डिसाइड करना। तो फिर आपने डिसाइड कर लिया, फिर तो आपको जरूरत नहीं, फिर तो आपको फिर आगे चलना है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आई है, इस तरह की बाहर के लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, मतलब विदेशी विद्यार्थियों को, चाहे साउथ अफ्रीका के हो, फार ईस्ट के हो, मिडिल ईस्ट के हो, उससे क्या होगा, एक तो पैसा आएगा, दूसरा भारतीय कल्चर को प्रोत्साहित मिलेगा, वो लोग हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे, इंडिया में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो इस तरह से एक अलग से कुछ यूनिवर्सिटी सेटअप करने का गवर्नमेंट का प्रावधान है, जो कि 2023 से और 30 के बीच में पूरा होना है। जब यूनिवर्सिटी जाके फॉरेन स्टूडेंट आके हमारे पास रेवेन्यू भी आएगा, आज भी लोग आते हैं हमारे पास, वो है इसमें। बाद में ये बाद में किस तरीके से हमारे ऊपर करेगा, ये तो खैर जब इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद आउटपुट देख के पता चलेगा। अभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि नीतियों में आज की डेट में नीतियों में कमियां हैं, नीतियां बहुत हैं, जो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड स्तर पे जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं आज की सिचुएशंस देखूं, ऐसा नहीं है कि नीतियां, कानून कितने हैं हमारे पास, कानूनों की कमी है क्या, लेकिन वो क्या इम्प्लीमेंट हो पाते हैं? 25 साल से आप भी जानते हैं कि उत्तराखंडियों को न्याय नहीं मिला 25 साल से। ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये आउटपुट है, तो क्या रूल नहीं है? रूल तो है। आज आप मतलब ऐसे ये ऑफ द टॉपिक हो जाएगा बेसिकली, लेकिन चीजें बहुत करना किस तरीके से, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है। जॉब्स कह रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया कि इतनी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी काउंसलिंग में और ये होगा सर, वैकेंसियां तो आज भी शिक्षकों की बहुत है, लेकिन क्या भर्तियां होती हैं? मेरे गांव में आज भी 12th के उसमें मैथ्स का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, और उसके बाद हम वहां पे कह रहे हैं कि आपके पास एक एजुकेशन का पूल है, उसमें आपको कॉमर्स भी मिल जाएगा, उसमें आपको आर्ट्स भी मिल जाएगा। यहाँ तो एक स्ट्रीम के लिए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए टीचर नहीं मिल रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर कहां से टीचर लेके आएंगे? तो जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में क्या परेशानियां गवर्नमेंट को आएंगी, किस तरीके से वहां पे होगा, ये तो समय और इम्प्लीमेंटेशन बताएगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें आज की पॉलिसी किस तरीके की है, जो मैं ध्येय कहूं, जो मेरा विजन है इस पॉलिसी को लेके, तो उसमें शिक्षा में सुधार के स्तर पे है। सबसे पहले आज की जो सवाल है, बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके ऊपर पढ़ाई का बोझ, स्कूल बैग देखिए कितने बड़े हो जाते हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, जो मेरे छोटे बच्चों पे जो आज की डेट में जो भार है, एक्स्ट्रा बर्डन की हम बात करें,
ये किस तरीके से कम होगा? नहीं, सीधा सीधा लिखा है इसमें। इसमें जो किताबें बहुत कम होंगी, मैक्सिमम आपको एप्स, टीवी चैनल्स, और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है इस पॉलिसी का, कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी एप्स डेवलप किए जाएंगे। क्योंकि अभी तो हम किए जाएंगे कैसे, क्योंकि हमें अभी ड्राफ्ट पड़ा है, पॉलिसी अभी बनी नहीं है, सारी संसद में प्रस्तुत हुआ नहीं है, पर हो जाएगा ये। फिर हम ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं, जो ड्राफ्ट में लिखा गया है कि जो बच्चों की पढ़ाई होगी, टीवी उनका अलग चैनल होगा, टीवी का एजुकेशन चैनल जो दूरदर्शन का आता है, हिस्ट्री चैनल हो गया, ज्योग्राफी चैनल हो गया, तो टीवी के माध्यम से पढ़ेंगे बच्चे, एफएम के माध्यम से पढ़ेंगे, और इसके अलावा एप्स के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे। और इसमें सबसे अच्छा जो व्यवस्था की गई है हमारे दिव्यांगों के लिए, जो नेत्रहीन है या चल नहीं पाते हैं या जो देख नहीं पाते हैं, कम बोल पाते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा गया है इसमें, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। और जहां तक मुझे लगता है ये इन्होंने सिंगापुर से उठाया है, तो ये वाला पार्ट है ये सिंगापुर से उठाया गया, जो मुझे लगता है। और दूसरा इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, टीचर्स को भी करियर ग्राफ है, करियर प्रोग्रेशन है। क्योंकि अभी क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दो रहा हूँ, तो हो सकता है लंबा हो जाए। और यूके में क्या होता है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, वहां पे जो पुलिस कमिश्नर बनता है, कौन बनता है? वहां कोई ऑफिस नहीं होता है, वो जो सिपाही होता है ना, वही जाके कमिश्नर बनता है वहां पे। हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था खराब क्यों है? सिपाही की भर्ती अलग, इंस्पेक्टर की भर्ती अलग, और ऊपर से आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी। तो सामंजस्य नहीं, तीन ग्रुप बड़े हुए हैं, तीन इंस्टीट्यूशन है। इंग्लैंड में क्या होता है, जो सिपाही है ना, वही थानेदार बनेगा, वही आगे जाके वही कमिश्नर बनेगा। वहां पे कोई आईपीएस ऊपर से आगे नहीं बढ़ाते हो, जो नीचे से आया ना उसको ऊपर ले जाते हैं। तो वही शिक्षा नीति में किया गया कि आप प्राइमरी के टीचर हैं, आपकी सर्टेन लेवल पे ट्रेनिंग होगी, इन हाउस ट्रेनिंग होगी, बाहर ट्रेनिंग होगी, आपको बाहर भेजा जाएगा, आपको प्रमोट करके आगे भेजा जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। फिर आपने वहां अच्छा किया तो आपको, जैसे कॉर्पोरेट प्रोग्रेशन होता है ना, करियर कॉर्पोरेट में होता है, उस तरह की व्यवस्था इसमें रखी गई है टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए रखी गई है। अब अभी आज क्या होता है, टीचर्स के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। अब इसको किसान है, अब इसमें ये व्यवस्था रखी, कोई किसान गाँव का है, वो आके खेती के बारे में आके टीचर्स को बताएगा, बच्चों को आगे बताया खेती ऐसे की जाती है। अब जो बेलदार होता है हमारे यहाँ पानी लगाने वाला नहरों में, उसको बुलाया जाएगा स्कूल में, वो ट्रेनिंग देगा बच्चों को, पानी कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, ज्यादा पानी से आपकी खेती खराब हो जाएगी। ये सारी व्यवस्था इसमें रखी गई है सर। इसके लिए बहुत ही अच्छा है जी। ये बताइए जी, जैसे बात बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है, मतलब ना, कि थ्योरेटिकल और थ्योरी बुक में बहुत अच्छी चीजें हैं, नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहता हूं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल में जो टीचर आता है, जब वो टीचिंग करने आता है, तो वो कितनी मुश्किलों का, कितने एग्जाम्स उनको देने पड़ते हैं, और उसके बाद वो वहां पे पहुंचते हैं। मतलब आपके पास वेल एजुकेटेड एक टीचर बन जाता है, जो हम अभी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। और प्राइवेट में शायद इतने एग्जाम्स नहीं देने पड़ते, इतनी जो शुरुआती दौर है इतनी परेशानियां नहीं करनी पड़ती, फिर भी वो वहां पे टीचर बन जाते हैं। लेकिन जब उनका आउटपुट देखो, प्राइवेट स्कूल का आउटपुट देखो और सरकारी स्कूल का आउटपुट देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह वेल एजुकेटेड बंदा पढ़ा रहा है, और एक जगह, मैं ये नहीं कहूंगा कि वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उस लेवल पे वो चीजें करके नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आउटपुट देखें तो उनका बेहतर है। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कहां पे है, ये हमारा वो वाला पार्ट आ जाता है, कि उसके बाद देखने वाला बहुत, कि जो मॉनिटरिंग पार्ट है, कि हाँ यहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए। सरकारी स्कूल में चले जाइए, टीचर पता चला छुट्टी पे है 2 दिन, तो कोई बच्चा ही पढ़ा रहा है वहां पे, है ना। प्राइवेट में 1 दिन करके दिखाओ। तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग, प्राइवेट में पेरेंट्स भी आपको मॉनिटर करेंगे, सरकारी में पेरेंट्स को केवल इतना है कि बच्चा स्कूल चले गया, बच्चा वापस आ गया। तो ये थोड़ा सा हमें, जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी मेंटेलिटी है बेसिकली, इसमें कैसे इंप्रूवमेंट होगा, और इसका एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन का सिस्टम, जो नीति इस तरीके से बनाई गई है, कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली, इसमें हमें भी पूरी उम्मीद है कि ये इंप्लीमेंट होगा और बदलाव आएंगे। तो इसी में सर, जो आप, मतलब इसमें मैं एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि जो हमारी पुरानी, जो अभी ये नई जो नीति है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस्ड जो चीज है,
जो बदलाव, जो मैं कहूंगा कि ये ड्रास्टिक चेंज है इसमें, वो क्या है? एक्चुअली अपने आप में जो नीति है ना, जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है अभी तक, अभी समझ ही रहा हूँ मैं, ये एक जी रेवोल्यूशन है बिल्कुल। एक्चुअली। ये रेवोल्यूशन है। इसमें देखो, हम लोग प्राइमरी बच्चों को सबसे बड़ी पहले तो क्या है इसमें रखा कि 2 करोड़ जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको लाया जाएगा इसमें, जो स्कूल में जा पा रहे झुग्गी झोपड़े में जा रहे उनको लाया। दूसरा, आपको पहले 5 साल में आपको लिटरेट बना रहे हैं कि आप पढ़ सके, लिख सके, न्यूमरेसी आपके अंदर हो, आप नंबर कर सके, जो कि इसमें था नहीं। आज हमारे बहुत सारे लेबर काम करते हैं, उनको पता नहीं पैसे कितने दे दिया आपने, दे के रख लिया, गिनते नहीं हो। दूसरा, आपने जो कहा ना इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति, और दूसरा अफसर जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। तो हमारे यहाँ तो दोनों चीजें माशाअल्लाह है, उसमें हम कमेंट। पर अब कैसे, जैसे इन्होंने नीति बनाई है, मेरा अपना अनुभव रहा है कि आप 100% जो 100% प्लान करते हैं ना, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और वो हो भी नहीं सकता साइंटिफिकली। वट एवर यू प्लान, पर 20% 25% इम्प्लीमेंट हो गया ना, यू आर होम। तो मैं तो कह रहा हूँ, जितना इन्होंने पॉलिसी बनाई बहुत अच्छी है, ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं, इसमें से 30% 20% भी चल जाए ना, तो वी आर होम। क्योंकि आप चाहे अमेरिका में ले लो, यूरोप में ले लो, आप किसी कॉन्टिनेंट में लो, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, आपने भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मैंने भी काम किया है, आप प्लान करते हैं, जो भी वट एवर प्लान, प्रोडक्ट प्लान करते हैं आप, कोई ब्रांड प्रमोट करते हैं, तो वो 20% आपने जो प्लान किया ना, 20% हो गया ना, तो यू आर होम, आपका रेवेन्यू आता है। मैं भी यही कहना चाहूंगा, आप उसी भाषा को और उसी परिभाषा को यहाँ पे मैं लाना चाहूंगा कि अगर जो हमारी ड्राफ्ट कहूंगा, पॉलिसी तो जब भी होगी है, इसमें अगर 20-25% भी हो गया ना, तो वी आर होम। हमारे आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी मेरे ख्याल में। जी, 100%। ये आप सही बात कही सर, कि 100% कहीं भी नहीं होता, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। और देखिए मतलब ये माहौल ही है सर। हमने एक्सपेक्टेशंस भी कहा कितनी तक करी, 20 से 25%, जबकि वर्ल्ड वाइड ये माहौल माहौल, है। ये माहौल है। और माहौल ये है हमारे देश का कि 20 से 25% भी अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो सोच है, मेरे हिसाब से जिस दिन हम आपस में भी अगर ये सोचने लग जाएं कि 70-80% कम से कम ये चीज होनी जरूरी है, ये सरकार को भी और लोगों को भी और जनता को भी, केवल गवर्नमेंट नहीं कर सकती और केवल पब्लिक नहीं कर सकती। जहां पे गवर्नमेंट का पुश चाहिए वहां पे गवर्नमेंट का चाहिए, और जहां पे पब्लिक का पुश चाहिए वहां पे पब्लिक का चाहिए ही चाहिए। बिना पब्लिक के कॉन्ट्रीब्यूशन के, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के चीजें नहीं हो सकती। लेकिन जितना प्रतिशत चाहिए, ये मेंटेलिटी में हमारे दिमाग में घुसनी चाहिए चीजें, कि नहीं, अगर नीति आई है तो कम से कम 70-80% ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। और ये हमें भी मेक श्योर करना है और गवर्नमेंट को भी मेक श्योर करना है। जी, इसी पे जो सर आपने बताया कि जो प्रमुख जोर दिया गया है वो इस क्षेत्र में दिया गया है। अब इसमें मैंने एक चीज जो समझी जानी, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, ये क्या चीज है इसमें नई शिक्षा नीति में, और इससे किस तरीके से हमें बेनिफिट होगा? ये मैंने इसमें बताया, मैं बताया तो इसमें एमई क्या है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। मैं जैसा बीटेक कर रहा हूँ, मैंने 1 साल का नहीं यार, अब नहीं कर रहा, मैं भूगोल पढ़ूंगा। मैं भूगोल पढ़ने चला गया, 2 साल मैंने भूगोल पढ़ा, जो भी किया, अब एग्जिट कर दिया मैंने, फिर वापस आ गया मैं, यार अब मैं बीटेक पूरा कर लेता हूँ। तो मैंने एबीसी की बात करी थी, क्योंकि इसका बड़ा सार है, मीमी का और एबीसी, इसका जो मंत्र है ना, सारा एमई और एबीसी के आसपास सारा घूमता है। सारी शिक्षा नीति जो बनी है ना, ये ड्राफ्ट है, पूरा एमई और एबीसी के आसपास है। आपने एग्जिट किया, फिर आपने कहा नहीं यार तो भूगोल पढ़ूंगा, भूगोल पढ़ लिया यार, थोड़ा मेरा था उसको पूरा कर लेता हूँ मैं, वहाँ एग्जिट, फिर अपना वहाँ एग्जिट किया, फिर यहाँ एंट्री कर दिया आपने। पर यार सेम टाइम आपका जो अकाउंट थे, नंबर थे, एबीसी एकेडमिक बैंक जो आपका है, वहां पे आपके नंबर जमा है वहां पे, फिर आपने शुरू किया, वो किया, फिर आप यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब आपने क्या इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर के साथ अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं, आप गाना भी गा सकते हैं, आप इतिहास भी लिख सकते हैं। ये इसका जो मल्टी जो डायमेंशन या मल्टी जो बहुआयामी या बहुउद्देश्य जो आप काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं इससे। पहले क्या था, नहीं आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी करनी, कुछ नहीं कर सकते आप। अब आपने 1 साल करके बीएससी छोड़ दिया कतिपय कारणों से, फैमिली की वजह से, कोई दुर्घटना हो गई, तो क्या बीएससी नहीं कर पाया। अब यहाँ पे क्या, आप 3 साल भगवान न करके क्या एक्सीडेंट हो गया, 3 साल बाद वापस ठीक हो गए, वापस आए, आपने आके वापस करके कर दिया।
अच्छा, 1 साल कर लिया आपने, आपको बीएससी सर्टिफिकेट मिल गया ना, पहले तो ये भी नहीं था। ये मल्टीपल मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ये है, अगर मैं सही समझा पाया हूं तो। जी जी। सर आपने बिल्कुल मतलब जो नीति है नीति के हिसाब से तो चीज समझाई, लेकिन यहाँ पे जो मेरी समझ में आता है कि प्रॉब्लमेटिक क्या होगा, जो जो इसकी समस्या होगी वो क्या हो सकती है। जैसे हम बाजार में जाते हैं किसी चीज के लिए ना, और मेरे पास ऑप्शंस जब ज्यादा होते हैं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार मुझे कौन सी चीज चूज करनी चाहिए। तो कहीं ये तो नहीं कि मैं 1 साल बीए कर रहा हूँ, मतलब 1 साल एक सब्जेक्ट किया, दूसरे साल दूसरे पे किया, तीसरे साल पता चला मेरा टाइम ही इसमें निकल गया, मैं फाइनलाइज ही नहीं कर पाया कि मुझे कौन से लाइन में जाना था। तो आपको ये लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 12वीं तक ऐसी पढ़ाई आपकी हुई है कि आपको एक लाइन मिल गई है, आपने आप चूज कर लिया, आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, आपने तपस्या कर ली है पूरी 12वीं तक। आपको पता है ना, आप खुद को पता करना क्या, आपकी काउंसलिंग हो चुकी है। फिर तो क्या, आप एक्स्ट्रा करिकुलर आप कर रहे हैं ना। आपको इंजीनियर बनना है तो एक्स्ट्रा कर, पहले क्या था, आप एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं कर सकते थे, बोले इंटर करिकुलर कर सकते हैं, खाली जो करिकुलम आपका वही करेंगे आप। अभी आपके ऑप्शन है इसलिए आप कर पा रहे हैं। तो भाई, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बाबा सहगल है सिंगर, ही इज ए बीटेक। और क्या नाम है, एक सिंगर जो है, क्या नाम है, एक और सिंगर म्यूजिशियन है जिन्होंने गाया ना, ब्रेथलेस गाया है, शंकर महादेवन जी ये दोनों क्लासमेट थे। पर इसको बाबा सहगल को इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी, जबकि शंकर महादेव ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी, उसके बाद आया। उस समय इनके भाई ऑप्शन होता, इंजीनियरिंग भी करते हैं, म्यूजिक भी करते हैं, मगर बाबा साहब को छोड़ना पड़ी पढ़ाई, पर उसने पढ़ाई पूरी करी और फिर वापस आया। अब आज के सिनेरियो में क्या है, शिक्षा नीति के साथ जाति आरक्षण समाधान, ये बिल्कुल ये मेरे अलग चीज चीज है, आई थी, ये मेरे बिल्कुल दिमाग अलग में भी चीज है, चीज ये आई। रहेगा ही, बिल्कुल जब रहेगा, हम ये रहने वाला है। जी, जब हम जाति क्वालिटी आरक्षण एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम्म, तो क्या इस जो आरक्षण को लेके चीजें होती हैं, मेरी जो समझ आती है सर, हम तो वही कहेंगे। देखिए क्या है कि जो आरक्षण आया, आरक्षण कोई गलत नहीं है, किसी एक वर्ग को पुश करने के लिए बहुत जरूरी था, और समाज में उनका अधिकार भी बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक हम एजुकेशन की बात करते हैं, अब सरकारी में या फिर किसी भी चीज पे अगर मतलब मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है और मुझे वो पद दे दिया जाए, मैं उस पद के लायक नहीं हूं, उस पद की नॉलेज जो भी मेरे को चाहिए थी उसका अगर मैं नहीं हूं और मुझे वो पद दिया जाए, तो क्या उस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उस तरीके से निभा पाऊंगा? तो यहाँ पे भी हमारी जो नई शिक्षा नीति है, इसमें क्या ये जाति आरक्षण को के लिए भी कोई प्रावधान है? कोई प्रावधान है जो जाति, वो अलग चीज है, नीति अलग है, जो आरक्षण अलग है। तो आरक्षण तो पैरेलल है, दोनों एक साथ नहीं है, पैरेलल है। एक आरक्षण साथ। चल रहा है, चलेगा। पर आने वाले टाइम पे जो मैं समझता हूँ, जो मेरे अभी तक समझाया सरकार से और जो मेरे पढ़ता हूँ, तो बहुत हद तक आरक्षण कम हो जाएगा। मैंने कहा था कि खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, या जो जी जो वंचित है, शोषित है, जिनको जरूरत है उन्हीं लोगों को मिलेगा ये। आज तो क्या है कि आईपीएस का बेटा है वो भी ले रहा है, क्या बोलते हैं उसको, आर्थिक आधार पर नहीं है। पर आने वाला टाइम पे 2-3 सालों में इस पे बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे सरकार काम कर रही है। और हम लोगों को बहुत सारे सर्वे आते हैं जो हम ध्यान देते हैं, हम जवाब दे देते हैं उनका। बेसिकली सर्वे वही होते हैं वो। ये जी आने वाले 3-4 साल में आरक्षण जो है 100% ये आर्थिक आधार पर रहेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, अगर आप किसी विशेष जाति से जहां पे आपने आरक्षण का लाभ उठाया है और आप संपन्न हो गए, आपके आर्थिक रूप से आप संपन्न है, आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है। पर आरक्षण को आप खत्म नहीं कर सकते, आरक्षण को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस नीति के अंतर्गत ये चीज नहीं आती है जो हमें अभी समझना है। वो इसमें सर इस नीति के अंतर्गत जो अभी अभिभावकों, मतलब जो एक प्रेशर भी रहता है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नियर बाय जो भी स्कूल है, मतलब मेरे नियर बाय जो भी पढ़ेगा, एक तो मेरी मजबूरी भी हो जाती है वहां पे अपने बच्चे को डालना। अब वहां पे मनमानी फीस जो वसूलते हैं स्कूल वाले, इसके ऊपर भी क्या नीति में कुछ इन्वॉल्वमेंट दी गई है? बिल्कुल, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, फीस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इतना, आप 1 रुपए भी ऊपर नहीं ले सकते हैं इसमें।
गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही फीस नहीं। फीस कैप्ड के नाम से एक टर्मिनोलॉजी दी है, फीस कैप्ड, कैपिंग है, इससे ऊपर ले नहीं सकता कोई जी। तो वहां पे क्या समानता आ जाती है। अब किसी अच्छे घर का है, बुरे घर का है, मतलब बुरे घर से नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ मैं, अच्छा मतलब आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, वहाँ फीस कैपिंग है। तो आर्थिक रूप से अच्छा है उसके लिए फीस वही है, जो निर्धन है उसके लिए फीस वही है। तो गवर्नमेंट एक फीस कैपिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था दी है यहाँ पे, ड्राफ्ट में बहुत अच्छी व्यवस्था दी कि फीस कैपिंग है। और उससे अलावा एक और दिया गवर्नमेंट ने, हर स्कूल को 15 साल में अपने आप को प्रूव करना होगा कि उनके यहाँ से अच्छा लोग निकले क्या निकले। अगर नहीं निकलते हैं तो उनकी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी, स्कूल बंद कर दिया जाएगा। जो ड्राफ्ट बोलता है, तो जो अभी तक था नहीं, अभी तक खाली कागजों में था। मैं ये अपने डिस्कस था तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सीबीएसई साइट पे गया, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने वहां पे देखा डी एफिलिएटेड स्कूल्स कितने हैं, बहुत कम है डिफरेंट, जबकि सीबीएसई में कितना बुरा हाल है। और मैक्सिमम डी एफिलिएटेड जो स्कूल है सीबीएसई जो बंद कर दिए सीबीएसई ने, वो बिहार में है या बंगाल में है। तो इस नीति से क्या है, जो माफिया, जो एजुकेशन माफिया है ना, उस पर लगाम कस जाएगी, फीस नहीं ले पाएगा क्योंकि फीस कैपिंग है। तो जो आप कह रहे थे कि वो मनमानी हो, फीस कैपिंग इस पर रहेगी, तो अब सर ड्राफ्ट बोलता है। स्कूल भी तो ज्यादातर तो मंत्री लोग या नेता लोगों के हैं। अब ये मनमानी कैसे रोकेंगे, क्या रोकेंगे, वो तो मतलब समय बताएगा, लेकिन नीति में ये लेकिन प्रावधान है। मैं तो आपको जी खुलेआम बता देता हूँ, जो नर्सिंग स्कूल है ना, ये उत्तराखंड में है, जी। जो नर्सिंग कॉलेज 35 है ना, 35 में 11 निसमझी गए हैं। जो नर्सिंग स्कूल 35 उत्तराखंड में ना, सरकारी मिला के 10-11 निसमझी खुद के हैं, जो मुख्यमंत्री तब से उन्होंने खोले हुए जी जी। है। वो सच्चाई है, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, सच्ची, क्योंकि हम लोग बिल्कुल। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम बोल सकते हैं, नाम ले सकते हैं। तो मैं अपने साथियों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अभिभावकों के लिए या पेरेंट्स के लिए इस नीति में एक सबसे अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट क्या है कि जो आज की डेट में स्कूल वाले मनमानी फीस लेते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं, तो ये अब मॉनिटर्ड और कंट्रोल्ड होगा गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट एक निर्धारित फीस तय करेगी और उसके ऊपर वो नहीं ले सकती। तो ये शायद एक इस नीति के अंतर्गत अभिभावकों के लिए भी, उनकी जेब के ऊपर भी, चाहे मैं ये कहूं कि हो सकता है कि बर्डन बढ़ जाए, हो सकता है कि वो ज्यादा ही कह दे, जो मेरी आज की कैपेसिटी है उसके हिसाब से पता चला गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया, लेकिन जो भी होगा समानता होगी उस चीज में। और जो अच्छी एक खबर है अभिभावकों के लिए इसमें सर, अभी जैसे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा जो बर्डन एक तरीके का आता है, हम कहते हैं वो मतलब घर पे भी बात करते हैं, भाई तेरी 10वीं का बोर्ड है, आपके ढंग से पढ़ाई कर, या फिर 12वीं का बोर्ड है, तू ढंग से पढ़ाई कर। तो ये जो ढंग से पढ़ाई कर और जो माहौल है एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड इतना बन जाता है, प्रेशराइज इतना हो जाता है चाइल्ड, कि जब उसका रिजल्ट आता है तो आप भी देख रहे होंगे कि कई मतलब हमारे सामने घटनाएं इस तरीके की हो जाती है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। तो ये जो सोशल प्रेशर है, ये बोर्ड का जो बोझ है, इसमें कहीं कंट्रोल किया है सरकार ने इस बिल्कुल नीति के राहत, अंतर्गत? बिल्कुल राहत, बहुत राहत दी है बच्चों को। पहले बोर्ड एक साल जी में 9 दशक होता था, अभी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड कर दिया, साल में 2 बार बोर्ड कर दें, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर करते हैं इनका। तो पहले बोर्ड होता है 9वीं 10वीं का, अब साल में क्या 6 महीने में बोर्ड करते हैं। तो जो बोर्ड का डर, भय और जो मनोवैज्ञानिक लोग से, मानसिक लोग से होता है ना, वो खत्म कर दिया है। तो सरकार ने, मतलब ड्राफ्ट को जो कह रहा हूँ, ड्राफ्ट में ये सुविधा दी गई है, बोर्ड के एग्जाम 3 बार लिए जाएंगे, 4 बार भी हो सकते हैं, सेमेस्टर बेस भी हो सकता है। जैसे बोर्ड का भय, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम की हवा क्यों बनाता है, ट्यूशन वाले बनाते हैं, ट्यूशन माफिया जो है ना, ट्यूशन जैसे शिक्षा माफिया, ट्यूशन माफिया भी हमारे यहाँ पे है। वो जी। अब क्या माफिया कॉर्पोरेट बन गए हैं वो, अब वो आपको एसएमएस करेंगे, मेल करेंगे, उस तरह से कर रहे हैं। पर हम उनको माफिया नहीं समझते, क्योंकि वो बिल्कुल हमको नाइसली बिहेव करते हैं हमारे साथ। सबसे बड़ा ट्यूशन माफिया है, जो बच्चों का कारण बताया, कितने परसेंट आए, 90%, 95%, 98%, होर्डिंग लग जाते हैं बच्चों के। मेरे मोहल्ले में कोई बच्चा फेल हो गया, वही पढ़ता था, सपोज एक एग्जाम्पल, ग्रेड उसके होता है घर के बाहर जैसे। होर्डिंग लग, जी। उसके घर के बाहर होर्डिंग लगा हुआ कि फर्स्ट आया 98%। ये सब बंद होना चाहिए, मैं कहता हूँ। ये जो चीजें, यही बच्चों को लीड करती है गलत कदम उठाने के लिए। बाकी जो मैं एक तो चीज बताना थोड़ा भूल गया, जी जो आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए जो बाल वाटिकाएं बनेगी ना, वहां पे अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, उस तरह की चीजों को ट्रेन किया जाएगा।
ईसीसी के अंदर जो आंगनवाड़ी है, पता नहीं हमारी जो आंगनवाड़ी है कितने कैपेबल है, कितने बड़े भगवान ही मालिक है इसका, तो पर जो गवर्नमेंट ने प्रावधान दिया है वो ड्राफ्ट में, ईसीसी के ट्रेन टीचर्स वहां पे होंगे बाल वाटिका में, जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन टीचिंग एनटीए के थ्रू जो है नेशनल टीचर्स कुछ है, उनका टर्मिनोलॉजी है, उसके माध्यम से उनकी भर्ती की जाएगी। तो वहां पे भी हमारे लिए क्या है, नए टीचर्स के लिए जो बहुत सारा हमारे लिए अवसर है जॉब के। जरूरी नहीं कि जो अपने अभी आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं इनको इतने, मेरे को लगता है इतने कॉम्पिटेंट हैं या इतनी इनकी समझ बहुत ज्यादा है। मैंने कहा सब कुछ लोग हैं और फिल्टर लगेंगे, वहां पे भी हमारे लिए जॉब के लिए, हमारे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों के लिए बहुत प्रबल संभावना है, बहुत जोरदार संभावना है, मैं तो कहता हूँ। जी जी। हमारे बच्चों तो को ये मतलब इसी चीज के ऊपर उत्तराखंड में एक रोजगार की संभावना भी इस नीति के तहत केवल उत्तराखंड ही नहीं, अलग अलग जगहों पे भी, हाँ, लेकिन उत्तराखंड से संबंधित हमारी चिंताएं भी रहती है, कंसर्न भी रहता है, तो वहां पे भी हमें अपॉर्चुनिटी इस नीति के तहत मिलेंगी। और इसके आगे सर एक वैसे आपने ये बात कही दी थी, जो मैं बात भी कर रहा था, कई बार क्या होता है कि चाहे फैमिली का प्रेशर होता है या फिर पारिवारिक समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि मुझे अपनी एजुकेशन किसी कारण से भी बीच में ड्रॉप करनी पड़ती है। तो जो एक बार आप इस पे थोड़ा सा फिर से रोशनी या फिर थोड़ा सा जानकारी शेयर जरूर कीजिए कि जैसे बहुत 4 साल का महत्वपूर्ण है। है, तो 1 साल या 2 साल या 3 साल में भी मैं अगर ड्रॉप आउट किसी वजह से मैं कर गया, तो क्या मैं कुछ टाइम के बाद जब मेरी वो समस्या सॉल्व हो गई, जैसे कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम कुछ चल रही थी, मुझे अभी जिम्मेदारी उठानी पड़ी परिवार के भरण पोषण के लिए, तो मैं अपना टाइम नहीं दे पाया, तो क्या इस नीति के तहत ऐसा है कि 2-4 साल के बाद फिर से मैं अगर वो अपना कोर्स कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो वो फिर मेरे लिए फायदेमंद रहेगा उससे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एमई जो मीमी है ना, मल्टीपल एंट्री जी मल्टीपल एग्जिट, यही है वो। अगर मैंने जैसे पहले कहा कि आपने 3 साल का प्रोग्राम चूज किया, बीएससी किया, बीए किया, चलो बीए उसने किया, प्रथम वर्ष कर पाया, द्वितीय नहीं कर पाया, तृतीय नहीं कर पाया, उसको पहले क्या होता है, आज उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, मगर वो मिलेगा सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर करेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अब नहीं कर पाया, अब जैसे मैंने कहा एबीसी की व्यवस्था है, तो सारे जो नीति है ना स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं मैं, कि एमई और एबीसी पे घूमती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा, तो उसका जो अंक है एकेडमिक बैंक में रखे जाएंगे। जी। तो जब वापस आएगा तो दोबारा से अपनी शिक्षा शुरू कर सकता है। ऐसा भी नहीं है, सर सपोज वो छोड़। जी, हाँ जी बताइए। मैंने एक टाइम का सर्टिफिकेट किया या 2 साल का मेरे पास डिप्लोमा है, ये ये मैनेज कैसे होगा? जैसे आप जानते हैं कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं अगर ना भी जाऊं तो मैं मतलब डिग्री भी मेरे को मिल सकती है, या फिर मतलब धांधली, आपको लगता है इसमें धांधली में कंट्रोल हो पाएगा या धांधली के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये कि तो मैंने किया सरकार भी जिस तरह के नहीं जी नहीं, इसमें क्या है, 100% डिजिटल है। आज तक डिजिटल है। चौधरी चरण सिंह के, हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह के 50 कितने हजार लोग बीएड दिखा रहे हैं फर्जी। अभी लिस्ट आई, 250 लोग वापस लिस्ट आई है। यहाँ पे हर कुछ डिजिटल है, जब तक आप जिंदा है ना, हर चीज वहां पे दर्ज रहेगी। अब 78 साल के आपको एबीसी अकाउंट लिंक हो जाएगा आपसे, जैसे आधार कार्ड से लिंक हो गया आपका। आपको जी जी आज मेरे को वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, नौकरी लग गई, वही पढ़ाई करेंगे, आपका नंबर एक आ गया हमारे पास, हमने कुछ नहीं करना, एबीसी से आपका डिटेल, हाँ भाई पढ़ा है इसने, नहीं पढ़ा है, सर्टिफिकेट सही। हमको वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो हमारी इतनी ऊर्जा जो कंपनियां, सरकार और दूसरे से निकालती, वो ऊर्जा खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। हमने सीधा सा एबीसी में कॉन्टेक्ट करना है, राकेश पंत या रॉकी, ये क्या है नंबर, ये है एबीसी ने भेज दिया, हाँ जी इन्होंने ये किया था, फिर ये किया था, पूरी जन्म पत्री वहां पे आ जाएगी हमारी। बिल्कुल। तो तो इसमें एक्चुअली धोखाधड़ी मेरा जी मेरा सवाल इसी चीज से संबंधित था, और इस चीज को लोगों को या अपने व्यूअर्स को बताने का था कि इसमें एक जी हमारा क्रेडिट सिस्टम होगा, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, इसी तरीके से मेरा एक एजुकेशन का भी एक तरीके से अकाउंट बन जाएगा, और मैं जो जो बिल्कुल चीजें ग्रैब करता जा रहा हूँ, कोई भी एजुकेशन मैंने ली है, जो भी ऑप्शंस उस टाइम पे रहेंगे, बेसिकली मैंने जितना भी किया है, तो मेरे एक तरीके से वो नंबर मेरे अकाउंट में ऐड होते जाएंगे। तो जब भी मैं जाता हूं तो मेरे पास मेरा जो अकाउंट या जो मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से मैं अपना एक्सपेंस भी कर सकता हूं और अपनी चीजें दिखा सकता हूं। मैं करेक्ट हूं सर? बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी। बिल्कुल आ, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप।
तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल इसमें हर एक चीज है, राइट जी प्लीज। इसमें ना जैसे अभी जो वैकेंसीज भी निकलेंगे ना, वैकेंसी जो सरकार की, कि हमें बीए सर्टिफिकेट वाला चाहिए। पहले ये नहीं निकलता था, बीए पास चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट नहीं है तो आप 12वीं पास हो। अभी जो वैकेंसी जो ड्राफ्ट बताता है, जो वैकेंसी आएगी ना, बीए सर्टिफिकेट चलेगा, और उसको अगले 2 साल में डिग्री करनी पड़ेगी। या जी बीए डिप्लोमा वाला चलेगा तो अगले साल 2 साल में उसको अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह का प्रावधान इसमें रखा गया, जो कि पहले नहीं था। पहले या तो आप 12वीं पास है और बीए तो आप फेल है तो कोई बात नहीं, पास कितना जो 12वीं पास है, अब फर्स्ट ईयर छोड़ दिया, थर्ड ईयर छोड़ दिया आपने, अब तो जो कुछ भी आप करेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो सारा आपको उसका मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट है, बीच का कुछ नहीं था। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब एक अच्छी घटना मैं कहूंगा हुई है। मैं दोबारा से कहना हूं, मुझे बड़ी ईर्ष्या है कि मेरे टाइम पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि तो मैं आज 50 साल का होने वाला हूँ। जी तो मेरे टाइम पे होती तो मैं बहुत कुछ कर लेता। मैं दोबारा कहना चाहूंगा उसको, पर मैं सेम टाइम आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, मेरे बच्चे जो आने वाले उत्तराखंड में, बहुत खुश हूँ कि हाँ उनको बहुत अच्छा माहौल मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एटलीस्ट जो जो कमियां रही हैं बेसिकली, जिन चीजों का फायदा हम नहीं उठा सके, हमारे बच्चे या हमारी पीढ़ियां डेफिनेटली उसको उठाएंगी। और एब्सोल्युटली। एक तो हम नए भारत के निर्माण की बात करते भी हैं, और उसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये योगदान आएगा। जितना मुझे समझ आया है कि हमें बचपन से ही जो R&D है, जो रिसर्च है, इस चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा कि हम रिसर्च और चीजों को कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम अपनी सोच को किस तरीके से बढ़ावा दे सके, हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज में, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो मतलब किसी भी इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सके, हमारा जो दिमाग है उस क्षेत्र में कैसे बढ़ सके, इन चीजों के ऊपर बढ़ावा दिया गया है। तो सर मैं एक इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, छोटी सी कहानी है, छोटी सी। जी प्लीज। एक है ना, मेरा एक मित्र है, दूर स्कूल से पढ़े हुए हैं। जब वो 14 साल के थे, उन्होंने एक हवाई जहाज बना दिया था। हवाई जहाज बना के उड़ा भी दिया। उनको उठा के राजीव गांधी भवन ले गए, जो कि अपने उस समय उसका हवाई भवन होता है, जहाँ पे ये सफदरजंग के पास है, वहां रखा सफदरजंग में। उनके, सफदरजंग में रखा गया उनके जहाज को, जो उन्होंने बनाया था। दून स्कूल में पढ़ते थे, 14 साल के बच्चे थे, दोनों ने बना के रखे थे। उनको गए तो बाद में उनको अंदर पुलिस ने बंद कर दिया कि आपने इलीगल काम कर कैसे लिया है। उनको बंद जी कर दिया गया, जब सफदरजंग थाना जो नियरेस्ट थाना है वहां बंद कर दिया गया कि आपने इलीगल काम कैसे कर दिया है, यू आर नॉट सपोज टू डू इट, ये आपका काम नहीं है, गलत कर दिया आपने, आपने क्राइम किया है। देखो ना, अब आज हम आज वो भारत था, आज ये भारत तो मैं नहीं कहूंगा, मैं आज हम ड्राफ्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, कितना सख्त होता है, क्या होता है। तो ये जो ड्राफ्ट है, ये यहाँ पे उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो वैज्ञानिक व्यक्तित्व के या वैज्ञानिक मानसिकता के लोग हैं, जैसे आपने कहा रिसर्च बिल्कुल। करना चाहता है। तो वो इसको, ये पॉलिसी जो आने वाली है, जो संसद में प्रस्तुत होने वाली है, ये उसको समर्थन देती है, ऐसे बच्चों को करती है कि 6वीं के बाद आप कोडिंग कर सकते हैं। तो ये वो कहानी इसलिए सुनाना चाह रहा था मैं आपको, तब में यार ये फर्क जी है। बिल्कुल, मतलब कितना डिफरेंस आ गया कि उस टाइम जी पे आपने कोई रिसर्च करी तो उसका आपको क्या इनाम मिला, और आज अब अगर कोई रिसर्च करते हैं तो उसका बेसिकली आपको क्या इनाम मिलेगा। तो नहीं, फर्क ये है, वो नामी स्कूल दून स्कूल का बच्चे थे, ऐसा नहीं कि मतलब कोई मतलब आधारिक विद्यालय, दून स्कूल के बच्चे यार, उनके सोच कितने रिनाउंड लोग वो होंगे। जो उनका क्लासमेट था वो था, क्या नाम है उसका, ये माधव सिंह राणा का बेटा है, वो उनका क्लासमेट होता था उस जमाने में। जी बाकी सर समय भी काफी हो चुका है, जी जी, तो आपने बिल्कुल बता हाँ। दिया कि हाँ बच्चों के बच्चों का भविष्य बनाने में ये नीतियां किस तरीके से कारगर सिद्ध होंगी, और इस नीति का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं। बिल्कुल कोई कोई साथी पूछ रहे हैं कि अभी जो नीति आई है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। डेफिनेटली ये अभी तो एक ड्राफ्ट मोड में है, जैसे पंत जी भी बता रहे हैं, लेकिन देखिए संभावनाएं किस तरीके से हो सकती हैं। डेफिनेटली इसमें अभी जब चीजें आएंगी, इम्प्लीमेंट होगा, तो उस टाइम तक हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से चेंजेस भी किए जाएंगे।
जैसे कि अभी इनका प्रश्न क्या है, इनका प्रश्न क्या है, तो एक मदर स्टेटमेंट देना कि क्लियर नहीं है, मेरी मैंने अभी समझ तक क्लियर क्लियर, क्लियर अभी। हाँ, ड्राफ्ट है, अभी संसद में बहस होगी, डिबेट होगी, कुछ जी पॉइंट निकाले भी जाएंगे, कुछ और ऐड किए जाएंगे, तो ड्राफ्ट मात्र हम डिस्कस कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल इनका बिल्कुल। स्पेसिफिक प्रश्न होते पूछ सकते हैं। सर इसमें जो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो जो ये नई शिक्षा नीति होगी, अब मेरे उत्तराखंड में जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जिनको हम वो भी बोलते हैं, जहाँ पे दुर्गम, 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 दुर्गम क्षेत्र जो आता है बेसिकली, दुर्गम क्षेत्र में दुर्गम। यहाँ पे किस तरीके से इस नीति के वेरी चलते, गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, जैसे वहां पे जो है, जैसे अभी जवाहर नवोदय की तर्ज पे ना क्लस्टर बनाए जाएंगे वहां पे। अभी देखा आपको बहुत सारे स्कूल्स बंद कर रहे हैं लोग, तो प्लानिंग ही वही है कि वो, अब दुर्गम क्षेत्र है, वहां के 10-20 गांव है, 5 स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले स्कूल बंद कर रहे हैं, तो वहां पे क्लस्टर बनाया जाएगा, एक क्लस्टर स्कूल उसे कहेंगे, क्लस्टर स्कूल को नाम दिया गया। वहां पे सब होगा, वहां पे आवासीय स्कूल होगा, ये सुविधा उसमें रखी गई है, ड्राफ्ट में बताया गया है। यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, बंगाल में है, और काफी जगह दुर्गम जहाँ भी है, क्या नाम है, जहाँ पे ये अपने माओवादी हैं काफी लोग, ये झारखंड में, यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की गई है, क्लस्टर स्कूल्स की, क्लस्टर स्कूल की क्लस्टर, व्यवस्था में अपना, हाँ, ये जो करने जा रहे हैं। ये जो नीति है सर, जिस तरीके से बनाएंगी, ये क्या 2021 से इम्प्लीमेंट लागू हो पाएगा 2021 से? नहीं नहीं, 2020 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होनी है। ये तो कोरोना आ गया, अच्छा तो ये नीति बहुत पहले जाती है, पूरा जून जुलाई में आती है, मगर कोरोना आ गया, अब जैसे स्कूल अक्टूबर से खुलेगा, शुरू हो जाएगा ये, अच्छा अच्छा अच्छा। अक्टूबर ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगा, एडमिशन वगैरह के शुरू हो जाएंगे। जी अब किस गति से आते हैं, क्या आते हैं, बोलने वाली बात है, पर जो ड्राफ्ट बताता है, और अपनी जो पीपीटी मैंने आपसे शेयर की है, उसमें भी बताया गया कि अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट होनी है। इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो बेसिकली जिन्होंने अभी 12th किया है, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। बिल्कुल, 10th किया है, 12th किया है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए। जी, तो मतलब अब जैसे मैं भी हूं, तो मैंने, मेरा भी क्या क्रेडिट स्कोर बनेगा कोई, या मैं अगर आगे कुछ करना चाहता हूं, वैसे तो सर उस पे उस लगभग पे उस पे कोई नहीं, नहीं, पढ़ने की कोई उम्मीद नहीं होती आपको। मैं पता लॉ कर रहा हूँ अब, जी मैं जी एलएलबी कर रहा हूँ आजकल, मतलब एडमिशन लिया जी मैंने एलएलबी। पढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, वो तो वो ऑप्शन रहने वाला है हमेशा। इसमें प्रौढ़ शिक्षा का अलग से, हाँ, प्रौढ़ शिक्षा का एक प्रावधान अलग से, वो हम बात करना भूल गए। जैसे जी कह रहे हैं कि मेरे को 50 साल बाद पीएचडी करनी है, प्रौढ़ शिक्षा का एक अलग कार्यक्रम है। दो तरह के प्रौढ़ शिक्षा होंगे, एक तो जो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं पर उनको, जैसे मैं एलएलबी कर रहा हूँ, जी। तो एक प्रौढ़ शिक्षा का वहां पे एक प्रावधान रखा गया है। प्रावधान बहुत रखा ज्यादा है उसमें लिखा उसमें। नहीं गया उसके बारे में, प्रावधान है वहां पे कि आप कर सकते हैं उसको, प्रौढ़ बहुत बढ़िया शिक्षा के लिए। सर। प्रौढ़ मतलब वो प्रावधान है उसमें। अच्छा हो आपने और पूछ सर लिया, मैं स्किप हो गया था। जी, जी, जो जो निचोड़ है सर, जहां तक हमें या हमारा माहौल समझाता है, जो निचोड़ है, मैं शिक्षा क्यों कर रहा हूं, मैं एजुकेशन क्यों कर रहा हूं, मुझे ये क्यों करना है, मुझे वो क्यों करना है, एंड आता है रोजगार से। तो क्या जो नई शिक्षा नीति होगी, इससे मुझे रोजगार मिलने में, या रोजगार जो हमारे देश में ही है, रोजगार में कोई बढ़ावा मिलेगा, मतलब किस तरीके से चेंजेस मेरे देखो, पास ये जो ऑप्शंस? शिक्षा नीति, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो शिक्षा नीति है ना, ये जो आपको, मैं जो समझ पाया हूँ, हालांकि ये लिखा नहीं है, एक होता है पढ़ के कुछ समझते हैं, कुछ इशारे समझते हैं, जो मैं समझ पाया हूँ, इंडिविजुअल में बात कर रहा हूँ, मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो समझ बिल्कुल पाया हूँ, ये आपको ना स्वरोजगार की ओर प्रेरित करती है, जो मेरे को लगता है। इसका जो मैक्सिमम वो है ना, स्वरोजगार की तरफ लोगों को प्रेरित करना है। क्योंकि आपको ये नहीं कर पाए तो कोई, अब दूसरा क्या, पढ़ने में आपको गम नहीं है कि मैं यार ये नहीं कर पाया, ये कर लेता हूँ, तो मेरे को जो लगता है ना, स्वरोजगार की ओर ये प्रेरित करती है। बाकी दूसरा गवर्नमेंट है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, इसका भी क्या है, लोगों को नौकरी तो दे नहीं पा रहे, स्वरोजगार के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये शिक्षा नीति जो मैंने पढ़ा है, आई मे बी रॉन्ग, मेरे गलत भी हो सकता है, पर जहां तक मुझे समझ में आती है ना, ये आपको ये रिसर्च के लिए और ग्रास रूट लेवल पर जो है, जैसे चाइना ने आज से 25 साल पहले किया था, तो अब जो अपने जीडीपी है, उसको बढ़ाने जी के लिए, इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग करने के लिए, ग्रास रूट छोटे लोग का, छोटे लेवल पर धंधा करने के लिए, उसके लिए प्रेरित करती है। मुझे ऐसा लगता है, कहीं लिखा नहीं है इसमें, ये खाली मैंने एक सेंस लिया है इसमें से।
सर जो कल मैंने भी कहीं पे मतलब जानकारी ली थी इसमें, तो शायद हम भी इस चीज को मिस कर गए। शायद जो इसमें जो फर्स्ट 5 इयर्स जी वाला जो पार्ट है, इसमें जो चीजें होंगी ये आपके लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा के एब्सोल्युटली, ऊपर आती। बिल्कुल जी बिल्कुल। लोकली आप बाद में भी चाहे तो अपनी भाषा में पढ़े ना, हिंदी में पढ़े, जी। आप एमएससी हिंदी में गए, रिसर्च एमए में गए, अब जिसको जरूरत होगी तो वो जो अपना ट्रांसलेट करेगा। स्टेट में एक तरीके से मैंडेटरी हो गया कि नहीं, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, नहीं या फिर नहीं ये भाषा नहीं, जरूरी है वो। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा आपने। इंग्लिश खाली इस पॉलिसी के हिसाब से, इस ड्राफ्ट में इंग्लिश खाली भाषा रह गई है, माध्यम नहीं। भाषा। इंग्लिश खाली सब्जेक्ट रह गया है इस जी पॉलिसी और ड्राफ्ट के हिसाब से, जो समझ में आता है इंग्लिश खाली एक के मात्र खाली एक भाषा रह गई है, एक सब्जेक्ट रह गया है, माध्यम नहीं है। आप 1 से 5 अपनी मातृभाषा में करिए, आप हिंदी में पढ़िए, आप एमएससी हिंदी में कीजिए। अब आपने किसी ने आपको बुलाया कि इसने पीएचडी किया, तो आप अब जिसको चाहिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा ना वो। इसमें आपको इंग्लिश खाली आपके लिए कोई हवा नहीं है, इंग्लिश खाली मात्र एक सब्जेक्ट रह गया है। बहुत अच्छा आपने पूछ लिया है, जो मेरे को समझ में जी करेक्ट सर। से आता है, खाली वो रह गया है। सर बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जितने भी साथी जुड़े, देखा, आप कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा, अगर संभव, अगर आपको उचित लगे तो इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। समस्याएं क्या आती हैं कि नीतियां सरकार की तरफ से बहुत आती हैं, लेकिन उनकी जानकारी डिटेल में ना होने की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमेशा वन यूके टीम हमेशा ये प्रयास करता है और कहता भी रहता है कि जानकारी के अभाव में हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, और जानकारी होने पे हम सशक्त बनते हैं, हमारी समस्याएं काफी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। मैं उसके साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? ये एक व्यूअर्स का अचानक अभी क्वेश्चन आया, तो सर इसको ले लेते हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं उसके साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहूं तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? नई पॉलिसी में वैसे आप पढ़ सकते हैं। अभी आप अभी कहाँ पे हैं, क्या है, पर नई पॉलिसी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन देती है। जी, तो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर मतलब वो आपके लिए एप्लीकेबल हुई, अभी हाँ, एप्लीकेबिलिटी वाली, अब आप अगर अभी आपके लिए किस लेवल पे एप्लीकेबल है, अभी तो आप अभी अभी तो हम ड्राफ्ट लेवल पे है एक्चुअली, वैसे भी हम ड्राफ्ट जी लेवल पे है अभी। जी जी। कर सकते हैं बिल्कुल, पॉलिसी आपको, जो पॉलिसी है ड्राफ्ट है, आपको अलाउ करती है, आपको जी जी। करती है कि आप कर तो सकते हैं। मैंने जैसे कहा ना, मिमी मिमी वाला है, आप वो की मिमी वाला है, मिमी और एबीसी, कोई फिर मिमी है, सारी जो पॉलिसी करेक्ट। मिमी और एबीसी में घूमती है। जी। तो सर मैं जो ये बात कर रहे थे कि हमने जानकारी शेयर करी, आपने भी बहुत अच्छी, अभी पॉलिसी एक ड्राफ्ट मोड में है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई और बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन भी बनाया जो हमारे साथ शेयर किया है। मैं भी प्रयास करूंगा कि ये अपने साथियों तक पहुंचा सके हम किसी भी माध्यम से, और वो हम करते ही हैं। कल साथियों, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, कल हमारे साथ एक हमारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत होंगे भास्कर जोशी जी। उनके साथ हमारी चर्चा रहेगी, किस तरीके से उन्होंने दुर्गम स्थानों पे भी मतलब एक बदलाव लेके आए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस जिसको हम कहते हैं, और उदाहरण जिनका हम देना चाहेंगे। कल आप जरूर जुड़िएगा रात 9 बजे। और इस नीति के तहत मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये नीतियां आए और लोग इसका फायदा उठा सकें। पंजी, आपसे लास्ट और अंतिम बात यह है कि आप बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, अपने, खासकर अपने उत्तराखंड इसलिए क्योंकि हम उससे संबंधित हैं, कि उनके लिए क्या आपका संदेश होगा कि आपको ये चीजें करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब जो मैंने किया है मैं वही बताऊंगा, जो मैंने अनुभव किया है। जैसे मैंने कहा, मैं शिफ्ट हुए 2017 में शिफ्ट हुए थे, फिर छोटी सी कहानी है मेरी एक तो जी जी मेरे बच्चे हम यहाँ पे आए, तो हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल था, यहाँ पे आके इतना अच्छा स्कूल नहीं था। बच्चों ने कंप्लेंट की पापा ये है वो है, मैंने कोई बात नहीं, तो उनके मार्क्स बिल्कुल डाउन हो गए। मतलब उसका टाइटल था आइंस्टाइन ऑफ, उसका क्लास टीचर का टाइटल था इज आइंस्टाइन ऑफ माई क्लास, वो आ गया 40% मार्क्स उसके। बहुत टेंशन हुई मेरे को, फिर हमने उसको किया, तो मैं पीटीएम में जाता था, पेरेंट टीचर मीटिंग में, हर टीचर से मिलता था मैं,
मैं यही कहूँगा हर पेरेंट्स को, और हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना चाहिए समय निकाल के, अगर है निकाल सकते हैं, और ठीक है फौज में है या नहीं निकाल सकते अलग, पर आपको हर पेरेंट्स को हर पीटीएम में जाना चाहिए। और एक टीचर से जिसमें सब्जेक्ट कम है, क्लास टीचर से जितने सब्जेक्ट हैं उनसे मिलना चाहिए, प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। वो तो उसमें क्या होता है कि आप इतने सिंसियर होते हैं, टीचर भी सोचते हैं आप सिंसियर है तो आपके बच्चे पे ध्यान देते हैं, बच्चों को घर पे फोन करते हैं, एक लॉबिंग करते टीचर कि इसमें अच्छा नहीं करा है। तो मेरा कहना है कि आप पीटीएम में जाए, मैं भी देखता हूँ कि पीटीएम में लोग आते नहीं है। जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है हर जगह होती जी है जी। मेरे ख्याल से, छोटे बड़े स्कूल में। मेरा सबसे निवेदन है करबल बिल्कुल नहीं बिल्कुल होती सर जाए उसमें। उत्तराखंड में, हाँ जी, सरकारी स्कूलों में नहीं होती उत्तराखंड में। नहीं होती होगी मेरे ख्याल से, कोई गुलाब जैसे भी करते होंगे। तो आज तक नहीं याद जो, नहीं है सर। नहीं पहले अभी होती है, कोटद्वार में सरकारी स्कूल है, जैसे इंटर कॉलेज है यहाँ पे पास में, यहाँ पे होती है। जी पहाड़ का मुझे नहीं अनुभव है, पर आपने मुझे बताया तो मैं इस पर जरूर लिखूंगा, क्योंकि बिल्कुल। जो पॉलिसी ड्राफ्ट हुई थी हमने इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने बहुत लिखा है इसमें, बहुत लोगों ने लिखा, तो चीज हो भी गई है। अब उत्तराखंड में भी हम मुख्यमंत्री को लिखते रहते हैं, पता नहीं कब जागेंगे वो, भगवान जाने। प्रयास करना चाहिए पर जाना चाहिए, अगर नहीं भी है ना तो आप पीटीएम का वेट मत कीजिए, आप पीटीएम का वेट मत कीजिए, आप स्कूल में जाइए, हर विषय के अध्यापक से मिलिए। नहीं हो रहा तो आप जाके मीटिंग करिए, जाके वो नहीं बुला रहे आप जाइए, और हर स्कूल में जाके प्रिंसिपल से मिलिए, क्लास से मिलिए, क्लास के 4 बच्चों से मिलिए। इस नई नई शिक्षा नीति में चीज रह गया, अभी ध्यान आ गया मेरे को, अगर समय हमको जी अलग करता हूँ तो 1 मिनट बाद खत्म करता हूँ। इसमें जो बिल्कुल प्राइमरी बिल्कुल। जो स्कूल है, इसमें क्या है कि बच्चा भी सेल्फ अप्रेजल से, कॉर्पोरेट में करता ना अपने को नंबर देगा, हाँ बच्चा भी सेल्फ सेल्फ हाँ असेसमेंट। सेल्फ अप्रेजल करेगा, अपने को नंबर देगा, टीचर भी नंबर देगा, और जो उसने एग्जाम दिया वो भी नंबर देगा। और उनके दोस्त भी तो देंगे बकायदा। हाँ पीयर्स जो उनके क्लासमेट्स हैं, क्लास भी देगी उनको, ये बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने की है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसी बात पे, इसी से मेरा मतलब था, आप जाइए पीटीएम में, पीटीएम नहीं होती आप स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल से मिलिए, 4 बच्चों से मिलिए क्लास में, कैसा कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, कैसे हो आप लोग। ये तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, पर ये पॉलिसी में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब सबसे मिलेगा, अगर आपके किसी स्कूल में पहाड़ में पीटीएम नहीं होती है तो ना हो ना, आप जाइए, आप खुद जाइए, जाना चाहिए एज ए पेरेंट्स। मैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना चाहिए, अगर नहीं जा सकते एक आदमी जाए, तो क्या साल में 12 महीने में जाते, साल में 6 महीने जाइए, एक महीने छोड़ के, सबके फोन नंबर लाइए, बात कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, ये करना चाहिए मेरे को। तो मेरा ये संदेश है कि पीटीएम नहीं हो रही है तो आप जाइए वहां पे, टीचर से बात कीजिए, उसके क्लास में जो बच्चे हैं जैसे भी है उनसे बात कीजिए, कैसा व्यवहार है क्या है, इससे बहुत फर्क बच्चे में पड़ता है, ये मैंने देखा है और टेस्टेड है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसमें मैं भी आपकी बात से 100% एग्री हूं कि आपको भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। टीचर्स तभी जाके थोड़ा सा ध्यान भी देते हैं कि हाँ पेरेंट्स भी इनके कंसर्न है इसके प्रति, और मुझे इस पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि अगर बच्चा गलत जा रहा है और टीचर नहीं पकड़ पाया या आप नहीं पकड़ पाए, तो वो फिर गया गलत ही गया दिशा में चला जाता है। तो आपको एब्सोल्युटली, उस बिल्कुल पे बिल्कुल। अपना ध्यान बहुत जरूरी है। और मैं अपने साथियों से, जो भी पेरेंट्स हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया, ये बहुत अच्छी बात पंत जी ने यहाँ पे कही कि पीटीएम्स जितने भी होते हैं, आप पहले तो दोनों व्यक्ति जरूर जाएं, नहीं तो एक व्यक्ति तो कम से कम जरूर पहुंचे, कोई भी पीटीएम मिस ना करें। और जब भी हो अपने टीचर, जो सब्जेक्टिव टीचर है, उनके साथ वार्तालाप जरूर कीजिए अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है। तो बहुत अच्छा संदेश पंत जी आपके द्वारा सभी को दिया गया, और मैं चाहूंगा कि आज आपने अपना कीमती समय दिया, और हमारे जितने भी साथी हैं उनको ये जानकारी दी नई शिक्षा नीति को लेके। और सरकार से भी ये रिक्वेस्ट होगी, सभी से भी, कि नीति के साथ साथ आप अकाउंटेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर हमारी बात किसी तरह सरकार या जो भी बेसिकली इस नीति को बनाने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लोग हैं, अध्यापक हैं, बच्चे हैं, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में। किसी एक का अगर कोई भी एक गलत हो गया, आप ये देखिए कि जितना भी सिस्टम है ना, सिस्टम ऊपर से तो सही बना है, कानून तो सही बने हैं, लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति बीच में बैठा है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति गलत कर देता है और वो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अवगत कराएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।